प्यार के लेना खुद को खत्म मत कर लेना। सैयारा मतलब तारों में एक तन्हा तारा, खुद जल के जो रोशन करते जग ये सारा। और वो तो मेरे से स्मोकिंग से प्रॉब्लम है तो मैं अप्रिशिएट करूंगी अगर आप गाली ना दें। आई एम नॉट कंफर्टेबल। कहानी की शुरुआत में हम जूलिया और ऑस्कर नाम के दो साइंटिस्टों को बर्फ से भरे हुए एक इलाके में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए देखते हैं, जिसके लिए उन्हें बर्फीले पानी में बम डालकर कुछ धमाके करने पड़े। तभी उन्हें हेडक्वार्टर्स से कॉल आया। उन्हें चेतावनी दी गई कि उनकी लोकेशन पर बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है, इसलिए जल्द से जल्द जूलिया और ऑस्कर को वहां से निकलना होगा। उनके नजदीक घूम रही एक रशियन सबमरीन ने कुछ अजीब और तेज आवाज महसूस की जो उन्हें भी खास समझ नहीं आई। सबसे हैरानी की बात ये थी कि समुद्र की लहरें नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही थी। जूलिया के स्कैनर्स अजीब तरीके से काम करने लगे और उनके कैंप के आसपास की बर्फ भी तेजी से टूटने लगी। जूलिया जाने से पहले अपने रिसर्च पेपर्स उठाना चाहती थी, मगर तूफान उनके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था, तो ऑस्कर उसे खींचता हुआ स्नो मोबिल तक ले गया। तभी सबमरीन के कैप्टन ने पता लगाया कि ये आवाज किसी जिंदा चीज की है और वो लोग तुरंत उससे बचने की कोशिश करने लगे। लेकिन अचानक सबमरीन से पानी के अंदर ही एक बहुत बड़ी चीज टकरा गई। ऊपर ऑस्कर और जूलिया बर्फ टूटने के कारण जल्दी से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से आगे भी बर्फ टूटने लगी। उनकी स्नोमोबिल जो वहां से निकलने का एकमात्र सहारा थी, जलकर राख हो गई और पानी में डूब गई। जल्द ही धमाकों ने उनके कैंप को भी उजाड़ कर रख दिया और बचे हुए साइंटिस्ट धीरे धीरे डूबकर मरने लगे। उधर सबमरीन को भी लगातार नुकसान पहुंच रहा था और लोग बड़ी मुश्किल से अपनी सीट्स पर बैठे थे क्योंकि सब कुछ जोर जोर से हिल रहा था। थोड़ी कोशिश करने के बाद वो फायर करने में कामयाब हो गए और उससे निकली रोशनी ने पानी में कुछ बड़े बड़े टेंटिकल्स दिखाए। तभी एक आदमी शीशे की स्क्रीन से टकराकर दूर जा गिरा और चोट की वजह से बेहोश हो गया। इससे पहले कि सबमरीन पूरी तरह डूब जाए, एक ऑफिसर ने इमरजेंसी मैसेज दबा दिया और रशियन नेवी के हेडक्वार्टर्स में सबमरीन के गायब होने की खबर पहुंच गई, क्योंकि उस सबमरीन में बहुत जरूरी हथियार थे। इसीलिए वो या तो उसे बचाने और अगर बचा नहीं सकते तो उड़ाने के लिए रेस्क्यू टीम भेजते हैं। इस मिशन को विक्टर लीड करेगा, जो पानी में फंसी हुई सबमरीन के कैप्टन का भाई है। उनका परिवार परेशान था कि कहीं विक्टर भी वहां गायब ना हो जाए। उसकी मां को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, इसीलिए उन्होंने विक्टर को एक घड़ी दी जो कि विक्टर के पिता की थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी रक्षा करेगी, वो जहां भी होंगे तुम्हारा ध्यान रखेंगे। उस रात विक्टर डॉक्स पर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके पिता के पुराने दोस्त एडमिरल ओलशैंस्की भी मिशन पर जा रहे हैं। अब उसे चिंता होने लगी कि मिस्टर ओलशैंस्की इस काम के लिए कुछ ज्यादा ही बूढ़े नहीं हो चुके हैं। ये बुढ़ा मरेगा, नाम मेरा हो जाएगा। जैसे ही विक्टर सबमरीन में चढ़ा, तभी क्रू मेंबर्स कंप्लेन करने लगे कि उन्हें छुट्टी से जल्दी वापस बुला लिया गया। दूसरी ओर जूलिया और ऑस्कर उस बर्फीले तूफान में भटक रहे थे। फोन से सिग्नल पकड़ने की कोशिश में जूलिया का ध्यान भटक गया और वो एक गहरी खाई में
गिरने ही वाली थी कि तभी ऑस्कर ने उसे ऐन वक्त पर पकड़ लिया। उसी वक्त जूलिया के फोन में एक ऑयल रिग का सिग्नल मिला और सिग्नल मिलते ही उसने कॉल मिला दी, लेकिन उस बर्फीले तूफान की वजह से बहुत ज्यादा शोर था और रिग के लोग उसकी बात नहीं समझ पाए। थोड़ी देर बाद सिग्नल चला गया और कॉल कट गई। ऑस्कर अब बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसने एक फ्लेयर गन आसमान की तरफ चलाई और थकान के मारे जमीन पर बैठ गया। अगली सुबह सबमरीन दूसरी सबमरीन के गायब होने वाली जगह पर पहुंची। बहुत तैयारी के बाद वो लोग पानी में उतरे। जहाज के क्रू ने नोटिस किया कि ओल्शेंस्की विक्टर को एक प्राइवेट रूम में ले गया था, जहां कुछ सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे और उन्हें एक रिपोर्ट पढ़ने के लिए दी गई, जिसे पढ़कर सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। जल्दी ही पुरानी सबमरीन के गायब होने को लेकर अफवाहें फैलने लगी। वहीं दूसरी तरफ जूलिया और ऑस्कर को एक बुई बर्फ में फंसा हुआ मिला। बुई दरअसल एक ऐसा डिवाइस है जो पानी में तैरते हुए आसपास के जहाजों को सिग्नल भेजता है। तब उनके मन में उम्मीद जाग गई कि कोई तो उन्हें ढूंढने जरूर आएगा। इसके बाद वो इधर उधर भटकना बंद करके वहीं रुक गए। जब सबमरीन को बुई का सिग्नल मिला तो दोनों तुरंत उसी दिशा में बढ़ने लगे। अचानक से बहुत सारी वेल्स सबमरीन के चारों तरफ मंडराने लगी, मगर क्रू मेंबर्स भी बिना उन्हें चोट पहुंचाए नीचे जाने की कोशिश करने लगे। एक वेल गलती से स्क्रू हेड से टकरा गई। तभी ओल्शेंकी ने क्रू को सोनार चालू करने को कहा, जबकि विक्टर इस बात से सहमत नहीं था। जब सोनार को एक्टिवेट किया गया तो वेल्स थोड़ी दूर चली गई, लेकिन पलक झपकते ही वापस पास आ गई। क्रू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, पर तभी अचानक से सभी वेल मछलियां वहां से चली गई। पता चला कि उस एरिया में एक लो फ्रीक्वेंसी की आवाज आ रही है और अचानक ही समुद्र का निचला हिस्सा ऊपर उठ रहा है। तभी अचानक अंधेरे में एक बड़ा सा टेंटिकल हिलने लगा और सिर्फ अपने एक ही वार से उसने वेल को मार डाला। सबमरीन के क्रू को तो ये आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी उनका रेडार सिग्नल देने लगा कि एक बहुत बड़ा जीव उनकी सबमरीन से टकराने वाला है। ओल्शेंस्की को लगा कि शायद किसी दुश्मन का जहाज आ रहा है, इसीलिए उसने क्रू मेंबर्स को फायर करने का ऑर्डर दिया, लेकिन विक्टर को ये ऑर्डर सही नहीं लगा। इसीलिए उसने क्रू को जल्दी से छुप जाने को कहा। सबमरीन बर्फ की दीवार में क्रैक के अंदर चली गई। जब भी सबमरीन बर्फ से टकराती तो हिलने लगती और रेडार की आवाज भी और तेज होती जा रही थी, जिससे हेडफोन्स लगाए हुए लोगों के कान दर्द करने लगते हैं। जैसे ही वो अजीब दुश्मन उनका पीछा करता है, क्रू को सबमरीन रोकनी पड़ी, क्योंकि एक दीवार ने उनका रास्ता रोक लिया था। खुशी की बात यह थी कि उनका पीछा करने वाला वो अनजान दुश्मन तब तक जा चुका था। जब क्रू सबमरीन के डैमेज का अंदाजा लगा रही थी तो ओल्शेंस्की विक्टर को डांटता है कि उसने बिना सोचे समझे रिस्क लिया। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो अब उन्हें सबमरीन को ठीक करने के लिए पानी के ऊपर आना होगा। वहीं जूलिया और ऑस्कर कुछ पत्थरों के पास चिपक कर गर्मी लेने की कोशिश कर रहे थे। अचानक बर्फ टूटने की आवाज सुनाई दी और सबमरीन पानी से बाहर निकल आई। सबमरीन में से लोग तुरंत बचे हुए लोगों को देखकर उनसे मिलने के लिए आए। ये पता होने के बावजूद भी कि ये लोग उस सबमरीन के तो नहीं हैं जिसके ऊपर हमला हुआ था। क्रू मेंबर्स ने उनकी बात ध्यान से सुनी। विक्टर ने बुई को चेक किया और फिर ओल्शेंस्की से बात करने गया। ओल्शेंस्की का कहना था कि इन दोनों को थोड़ा खाना देकर यहीं छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है कि ये दूसरे देश के जासूस हों। लेकिन विक्टर ने उन पर थोड़ी दया करते हुए उन्हें सबमरीन में बैठा लिया। मरम्मत का काम पूरा होते ही सबमरीन फिर से पानी में चली गई और उन्होंने बुए के पास सर्च करना शुरू किया। मेडिकल चेकअप के बाद जूलिया और ऑस्कर को खाना दिया गया। फिर विक्टर ने उन्हें मैप दिखाकर उनके कैंप की लोकेशन पूछी और साथ ही ये भी पूछा कि क्या उन्होंने कुछ अजीब देखा है। जूलिया बताती है कि उन्होंने वहाँ बड़े बड़े धमाके देखे थे। विक्टर को लगा कि शायद यही उसके भाई की सबमरीन के डूबने की वजह है। सारा क्रू आगे की योजना के बारे में बात करने लगा, लेकिन ओल्शेंस्की ने कहा कि हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले रडार में जो भी चीज थी वो खतरा वापस आ सकता है। अगर हम पर फिर से अटैक हुआ तो इमरजेंसी सिग्नल भेजना तक मुश्किल होगा। लेकिन विक्टर अपने भाई को ढूंढने के लिए बेचैन था और ऑर्डर देता है कि सबमरीन जूलिया के कैंप की तरफ ले चलो। ओल्शेंस्की ने विक्टर को दूर ले जाकर चेतावनी दी कि ये दूसरी बार है जब उसने गलत फैसला लिया है। अगर एक और बार ऐसा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। विक्टर ने अपने एक साथी को समझाया कि हमें जल्दी करनी होगी, क्योंकि अगर दूसरी सबमरीन में कोई जिंदा है तो उसके पास ऑक्सीजन कम ही बची होगी। तभी जूलिया को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऑस्कर कहता है कि ये सोनार की आवाज है जो दूसरी सबमरीन को ढूंढ रही है। खोज कुछ देर तक चलती रही, लेकिन फिर रेडार दिखाता है कि वो अजीब दुश्मन फिर से उनका पीछा कर रहा है। विक्टर ने क्रू से कहा कि पहले की तरह एक छुपने की जगह ढूंढो, लेकिन इस बार उनके आसपास कोई इस तरह की जगह नहीं थी। लेकिन वहीं पास में एक ऑयल रिग मौजूद थी, तो विक्टर ने सोचा कि वहां पर छुपने की जगह मिल सकती है।
जब सबमरीन पानी की सतह पर आने के लिए तैयार हो रही थी, तब ऑयल रिग के सभी वर्कर्स समुद्र से उठ रहे बड़े बड़े टेंटिकल्स को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अलार्म बजा दिया। टेंटिकल्स रिग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और सारी बिल्डिंग गिरने लगती है। कई जगह तो जबरदस्त धमाके भी होने लगे। बहुत से वर्कर्स ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पास कहीं जाने की जगह ही नहीं थी, क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही टूट रहा था। जैसे ही सबमरीन का कांटेक्ट रिग से टूटा, तो विक्टर पेरिस्कोप की मदद से ये देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर चल क्या रहा है। जब उसने बड़े बड़े टेंटिकल्स को रिग को तबाह करते हुए देखा, तो वो डर गया। उसने ये दृश्य स्क्रीन पर भेजा ताकि पूरा क्रू ये देख सके कि वो किससे लड़ रहे हैं, उनका दुश्मन कितना बड़ा है। जब रिग पूरी तरह से खत्म हो गई, तो वो अजीब मॉन्स्टर फिर से सबमरीन का पीछा करने लगा, जिसके बाद उन्हें सबमरीन को तुरंत मोड़ना पड़ा। ओल्शेंस्की सोचने लगा कि विक्टर का क्रू को वो बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाना उसकी तीसरी गलती थी, और उसने सीधे तौर पर कहा कि अब से लीडरशिप मैं